नमस्कार कक्षा 10वीं के प्रिय छात्रों, प्रकल्प फन विद हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम संचयन में से हरिहर काका के आखिरी भाग की ओर चलते हैं। अब तक दो वीडियो में हमने भाग 1 और भाग 2 देखा। अब तक की कहानी का एक सार मैं आपको दे दूं। हरिहर काका अपने भाइयों के साथ एक गांव में रहते हैं। उनकी जायदाद पर उनके भाइयों की और उस गांव के मंदिर के महंत दोनों की नजर है। हरिहर काका एक दिन गुस्से में अपने घर को छोड़कर मंदिर की ओर चले जाते हैं, तो वहां पर महंत उन्हें पट्टी पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि वे अपनी जायदाद मंदिर के नाम लिख दें ताकि पुण्य कमाएं। अब उनके भाई उनको घर वापस ले आते हैं, बड़े प्यार से उनको रखते हैं। पहले उनसे प्यार से बात तक नहीं की जाती थी, लेकिन इस घटना के बाद उनसे बहुत प्यार से पेश आया जाता है। हरिहर काका को अब भाई भी ये बताने की कोशिश करते हैं कि उन्हें अपनी जायदाद भाइयों को दे देनी चाहिए, लेकिन हरिहर काका इसके लिए राजी नहीं होते। अब महंत की नजर तो हरिहर काका के जायदाद पर थी ही। एक दिन महंत गुस्से में आकर कुछ लोगों को लेकर हरिहर काका के घर पहुंचकर उनका अपहरण कर लेते हैं। भाइयों को पता चल जाता है कि महंत ने ही उनके भाई के साथ ऐसा किया होगा। पुलिस को लेकर जब वे मंदिर पहुंचते हैं तो वहां पर हरिहर काका उन्हें नहीं मिलते। पूरी ठाकुरबाड़ी छान मारते हैं, लेकिन हरिहर काका का कहीं पता नहीं होता। अब चलिए कहानी की ओर चलते हैं, इस कहानी को पूर्ण करते हैं। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूं आपको उसकी खबर मिलती रहे। कहानी का नाम है हरिहर काका और लेखक हैं मिथिलेश्वर। ठाकुरबाड़ी के जो कमरे खुले थे उनकी तलाशी पहले ली गई थी। बाद में जिन कमरों की चिटकिनी बंद थी उन्हें भी खोलकर देखा गया था। एक कमरे के बाहर बड़ा सा ताला लटक रहा था। पुलिस और हरिहर काका के भाई सब वहीं एकत्र हो गए। उस कमरे की कुंजी की मांग वृद्ध साधु से की गई तो उसने साफ कह दिया, मेरे पास नहीं। जब उससे पूछा गया इस कमरे में क्या है, तब उसने जवाब दिया, अनाज है। पुलिस इंचार्ज अभी यह सोच ही रहे थे कि इस कमरे का ताला तोड़कर देखा जाए या छोड़ दिया जाए कि अचानक उस कमरे के दरवाजे को भीतर से किसी ने धक्का देना शुरू किया। पुलिस के जवान सावधान हो गए। ताला तोड़कर कमरे का दरवाजा खोला गया। कमरे के भीतर हरिहर काका जिस स्थिति में मिले उसे देखकर उनके भाइयों का खून खौल उठा। उस वक्त अगर महंत, पुजारी या अन्य नौजवान साधु उन्हें नजर आ जाते तो वे जीते जी उन्हें नहीं छोड़ते। हरिहर काका के भाई और पुलिस जब मंदिर के अंदर गए तो उन्हें किसी भी कमरे में हरिहर काका नहीं मिले। अब उन्होंने और ज्यादा बाकी कमरों की भी तलाशी लेनी शुरू की। एक कमरा उन्होंने देखा जहां पर एक बहुत बड़ा ताला लटक रहा था। अब सारे लोग वहीं पर एकत्र हो गए तो उस बूढ़े साधु से पूछा गया कि इस कमरे की चाबी दे दी जाए। उसने कहा कि उसके पास नहीं थी। फिर उससे पूछा गया कि उसके कमरे में क्या था। उसने जवाब दे दिया, अनाज है। अब पुलिस इंचार्ज भी सोच रहे थे या इस कश्मकश में थे कि वो कमरा खोलकर देखा जाए, उस ताले को तोड़कर देखा जाए या ना जाए, कि अचानक उस कमरे में से आवाज आए। कोई अंदर से दरवाजे को धक्का दे रहा था। अब पुलिस सावधान हो गई। ताला तोड़ा गया, दरवाजा खोला गया और कमरे के अंदर गए और वहां पर उन्हें हरिहर काका मिले, लेकिन उनकी स्थिति बहुत खराब थी। उनको इतना गुस्सा आया हरिहर काका को इस स्थिति में देखकर कि यदि वहां पर महंत या पुजारी होते तो उन्हें जीते जी हरिहर काका के भाई मार ही डालते। हरिहर काका के हाथ और पांव तो बांध ही दिए गए थे, उनके मुंह में कपड़ा ठूंस कर बांध दिया गया था। हरिहर काका जमीन पर लुढ़कते हुए दरवाजे तक आए थे और पैर से दरवाजे पर धक्का लगाया था। काका को बंधन मुक्त किया गया, मुंह से कपड़े निकाले गए। हरिहर काका ने ठाकुरबाड़ी के महंत, पुजारी और साधुओं की काली करतूतों का पर्दाफाश करना शुरू किया कि वह साधु नहीं, डाकू, हत्यारे और कसाई हैं, कि उन्हें इस रूप में कमरे में बंद कर गुप्त दरवाजे से भाग गए, कि उन्होंने कई सादे और लिखे हुए कागजों पर जबरन उनके अंगूठे के निशान लिए आदि। अब देखते हैं कि हरिहर काका को उनके भाइयों ने किस स्थिति में पाया। हरिहर काका के हाथ और पांव बांध दिए गए थे, उनके मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था और वे जमीन पर लुढ़कते हुए दरवाजे तक आए थे और
दरवाजे को धक्का देने की कोशिश कर रहे थे और तभी हरियर काका के भाइयों ने और पुलिस ने देख लिया था और उनको छुड़ा पाए थे वहां से। अब काका को बंधन मुक्त किया गया, यानी उनके मुंह से कपड़ा निकाला गया, उनको जो बांधा हुआ था रस्सी से वो रस्सी खोली गई। हरियर काका ने बताया कि ठाकुर बाड़ी के महंत और पुजारी ने उनके साथ कितना बुरा सुलूक किया था। उन्हें लगा कि वे डाकू थे, हत्यारे थे, कसाई थे, मतलब जो भी अपशब्द उनके बारे में हरियर काका के मुंह में आए वो सारे शब्द हरियर काका ने कहे। उन्होंने कहा कि उनसे कई कागजों पर इन्होंने जबरदस्ती अंगूठे के निशान लगाए थे, उन्हें कमरे में बंद कर दिया था और एक गुप्त दरवाजे से, जो उस मंदिर में था, एक गुप्त दरवाजे से वे कहीं भाग गए थे। हरिहर काका ने देर तक अपने बयान दर्ज कराए। उनके शब्द शब्द से साधुओं के प्रति नफरत और घृणा व्यक्त हो रही थी। जीवन में कभी किसी के खिलाफ उन्होंने इतना नहीं कहा होगा जितना ठाकुर बाड़ी के महंत, पुजारी और साधुओं के बारे में कहा। अब हरिहर काका पुनः अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे थे। इस बार उन्हें दालान पर नहीं, घर के अंदर रखा गया था, किसी बहुमूल्य वस्तु की तरह संजोकर, छिपाकर। उनकी सुरक्षा के लिए रिश्ते नाते में जितने सूरमा थे उनको बुला लिया गया था। हथियार जुटा लिए गए थे। 24 घंटे पहरे दिए जाने लगे थे। अगर किसी आवश्यक कार्यवश काका घर से गांव में निकलते तो 4-5 की संख्या में हथियारों में लैस लोग उनके आगे पीछे चलते रहते। रात में चारों तरफ से घेर कर सोते। भाइयों ने ड्यूटी बांध ली थी। आधे लोग सोते तो आधे लोग जागकर पहरा देते रहते। इधर ठाकुरबाड़ी का दृश्य भी बदल गया था। एक से एक खूंखार लोग ठाकुरबाड़ी में आ गए थे। उन्हें देखकर ही डर लगता था। गांव के बच्चों ने तो ठाकुरबाड़ी की ओर जाना ही बंद कर दिया। हरियर काका को लेकर गांव प्रारंभ से ही दो वर्गों में बंट गया था। इस नई घटना को लेकर दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जाने लगी थी। अब आगे समझते हैं। हरियर काका ने बहुत देर तक पुलिस में बयान दर्ज करवाए। महंत के खिलाफ, पुजारी के खिलाफ, उनके हर शब्द में इन लोगों के प्रति नफरत झलक रही थी। इतनी नफरत उनके मन में किसी और के प्रति इतने बड़े जीवन में अभी तक नहीं हुई थी। हरी काका फिर से अपने भाइयों के साथ रहने लगे। अब इस बार वो दालान में नहीं, घर के अंदर रहने लगे। उन्हें बहुत संजो कर रखा गया, उनकी सुरक्षा की जाने लगी। उनके परिवार में जितने भी वीर लोग थे, बहादुर लोग थे, उनको बुला लिया गया हरियर काका की सुरक्षा के लिए। हथियार भी ले लिए गए और 24 घंटे यानी पूरा दिन लोग इनके चारों तरफ रहते। इनको कभी अकेला नहीं छोड़ते। किसी कार्यवश इनको बाहर जाना होता तो कोई ना कोई इनके साथ जरूर जाता। अब लोगों ने ड्यूटी संभाल ली थी, यानी हरियर काका की सुरक्षा में लोगों ने ड्यूटी संभाल ली थी। कुछ लोग दिन में सोते, कुछ लोग रात में सोते, यानी ऐसा कभी नहीं होता था कि हरियर काका को अकेले छोड़ दिया जाता। कोई ना कोई उनके साथ जरूर रहता था। और ठाकुरबाड़ी में भी माहौल बदल गया था। कई खूंखार लोग, खूंखार यानी जो देखने में बड़े डरावने थे, ऐसे लोग वहां पर आ गए थे। बच्चों ने तो मंदिर जाना ही छोड़ दिया था, क्योंकि इतने डरावने लोग थे, बच्चे उन्हें देखकर डर जाते थे, तो उन्होंने मंदिर जाना ही छोड़ दिया। अब हरियर काका को लेकर, इनकी कहानी को लेकर गांव पहले से ही दो भागों में बटा हुआ था। यानी कुछ का मानना था कि हरियर काका को अपनी जायदाद भाइयों के नाम कर देनी चाहिए, कुछ का मानना था कि हरियर काका को अपनी जायदाद मंदिर के नाम कर देनी चाहिए। अब इस घटना को जानकर, इनके अपहरण की घटना को जानकर फिर से लोगों में प्रतिक्रियाएं होने लगी। और अब हरिहर काका एक सीधे साधे और भोले किसान की अपेक्षा चतुर और ज्ञानी हो चले थे। वह महसूस करने लगे थे कि उनके भाई अचानक उनको जो आदर, सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने लगे हैं, उनकी वजह उन लोगों के साथ उनका सगे भाई का संबंध नहीं, बल्कि उनकी जायदाद है। अन्यथा वे उनको पूछते तक नहीं। इसी गांव में जायदादहीन भाई को कौन पूछता है? हरिहर काका को अब सब नजर आने लगा था। महंत की चिकनी चुपड़ी बातों के भीतर की सच्चाई भी अब वह जान गए थे। ठाकुर जी के नाम पर वह अपना और अपने जैसे साधुओं का पेट पालता है। उसे धर्म और परमार्थ से कोई मतलब नहीं। निजी स्वार्थ के लिए साधु होने और पूजा पाठ करने का ढोंग रचाया है। साधु के बाने में महंत, पुजारी और उनके अन्य सहयोगी लोभी, लालची और कुकर्मी हैं। छल बल कल किसी भी तरह धन अर्जित कर बिना परिश्रम किए आराम से रहना चाहते हैं।
अपने घृणित इरादों को छिपाने के लिए ठाकुरबारी को इन्होंने माध्यम बनाया है, एक ऐसा माध्यम जिस पर अविश्वास न किया जा सके। इसीलिए हरिहर काका ने मन ही मन तय कर लिया कि अब महंत को वे अपने पास फटकने तक नहीं देंगे। साथ ही अपनी जिंदगी में अपनी जायदाद भाइयों को भी नहीं लिखेंगे, अन्यथा फिर वह दूध की मक्खी हो जाएंगे। लोग निकालकर फेंक देंगे, कोई उन्हें पूछेगा तक नहीं, बुढ़ापे का दुख बिताए नहीं बीतेगा। इस अपहरण की घटना के बाद हरिहर काका थोड़े ज्ञानी हो गए, चतुर हो गए, यानी दुनियादारी थोड़ी बहुत ज्यादा समझ में आने लगी। अब उन्हें वे महसूस करने लगे कि जो आदर उन्हें उनके भाई दे रहे हैं, जो सुरक्षा वो प्रदान कर रहे हैं, उसके पीछे उनका प्रेम नहीं, लेकिन हरिहर काका की जायदाद है। अगर उनके पास जायदाद ना होती तो उनके भाई उन्हें पूछते भी नहीं। हरिहर काका ये सब समझने लगे थे। अब ये भी समझने लगे थे कि महंत जो उनसे इतनी चिकनी चुपड़ी, इतनी प्यार भरी बातें करते थे, वो सब इनकी जायदाद के लिए था। उन्हें भी हरिहर काका के प्रति कोई सम्मान या कोई प्रेम नहीं था, बस इनकी जायदाद को वो हथियाना चाहते थे। अब ये बात स्पष्ट हो गई थी, साफ हो गई थी हरिहर काका के मन में कि महंत और पुजारी अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए ही मंदिर में पूजा पाठ करते हैं। वे वहां पर लालची और कुकर्मी है, यानी बुरे कर्म करते हैं वहां पर क्योंकि वे अपना पेट भरना चाहते हैं। मंदिर का नाम लेकर वे अपने लिए पैसे जमा कर रहे हैं। उन्होंने मंदिर को सिर्फ एक माध्यम बनाया हुआ है, क्योंकि सब लोग मंदिर पर विश्वास करते हैं, तो मंदिर को एक माध्यम बनाकर वहां पर पैसे संजोकर, वहां पर पैसे ऐंठ कर ये लोग अपनी तिजोरी भर रहे हैं, यानी अपना पेट भर रहे हैं। हरिहर काका ने तय कर लिया था कि अपनी जायदाद अब ना तो वे अपने भाइयों के नाम लिखेंगे, क्योंकि यदि भाइयों के नाम लिख दें तो भाई फिर उन्हें मुड़कर नहीं देखेंगे, उन्हें फेंक देंगे, अपने जीवन से फेंक देंगे। तो इसलिए अब हरिहर काका ने तय किया कि अगर वो खुशी खुशी रहना चाहते हैं, जिंदा रहना चाहते हैं, तो अपनी जायदाद भाइयों के नाम बिल्कुल नहीं लिखेंगे, नहीं तो अपने बुढ़ापे में दुख का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हरिहर काका सोच कुछ और रहे थे और वातावरण कुछ दूसरा ही तैयार हो रहा था। ठाकुर बारी से जिस दिन उन्हें वापस लाया गया था, उसी दिन से उनके भाई और रिश्ते नाते के लोग समझाने लगे थे कि विधिवत अपनी जायदाद वे अपने भतीजों के नाम लिख दें। वह जब तक ऐसा नहीं करेंगे, तब तक महंत की गिद्ध दृष्टि उनके ऊपर लगी रहेगी। सिर पर मंडरा रहे तूफान से मुक्ति पाने के लिए उनके समक्ष अब यही एकमात्र रास्ता है। सुबह, दोपहर, शाम, रात गए यही चर्चा, लेकिन हरिहर काका साफ नकार जाते। कहते, मेरे बाद तो मेरी जायदाद इस परिवार को स्वतः मिल जाएगी, इसीलिए लिखने का कोई अर्थ नहीं। महंत ने अंगूठे के जो जबरन निशान लिए हैं, उसके खिलाफ मुकदमा हमने किया ही है। भाई जब समझाते समझाते हार गए, तब उन्होंने डांटना और दबाव देना शुरू किया, लेकिन काका इस रास्ते भी राजी नहीं हुए। स्पष्ट कह दिया कि अपनी जिंदगी में वे नहीं लिखेंगे। बस एक रात उनके भाइयों ने वही रूप धारण कर लिया जो रूप महंत और उनके सहयोगियों ने धारण किया था। हरिहर काका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उनके वही अपने सगे भाई जो उनकी सेवा और सुरक्षा में तैयार रहते थे, उन्हें अपना अभिन्न समझते थे, जो उनकी नींद ही सोते और जागते थे, हथियार लेकर उनके सामने खड़े थे। कह रहे थे, सीधे मन से कागजों पर जहां जहां जरूरत है अंगूठे के निशान बनाते चलो, अन्यथा मारकर यहीं घर के अंदर गाड़ देंगे। गांव के लोगों को कोई सूचना तक नहीं मिलने पाएगी। जायदाद के बारे में हरिहर काका कुछ सोच रहे थे, लेकिन उनके भाई कुछ और ही सोच रहे थे। हरिहर काका ने तय किया था कि वो अपनी जायदाद किसी के नाम नहीं लिखेंगे, भाइयों के नाम नहीं लिखेंगे, लेकिन जिस दिन से वे ठाकुर बारी से घर आए, उसी दिन से उनके भाई उनके पीछे पड़ गए कि वे अपनी जायदाद अपने भतीजों के नाम लिखते, यानी अपने भाई के बेटों के नाम लिखते। उनका कहना था कि जब तक हरिहर काका अपनी जायदाद किसी के नाम नहीं लिखते, तब तक महंत और पुजारी की दृष्टि उनके ऊपर रहेगी। यदि ये अपनी जायदाद किसी के नाम लिख दें तो महंत और पुजारी इनका पीछा छोड़ देंगे, इसलिए वे अपनी जायदाद लिख दें। सुबह, दोपहर, शाम, रात यही बात की जाती, यही चर्चा की जाती कि इन्हें अपनी जायदाद अपने भतीजों के नाम लिख देनी चाहिए, लेकिन हरिहर काका हर बार मना कर देते।
उनका कहना था कि उनकी मृत्यु के बाद अपने आप ही जायदाद उनके भाई के परिवार को मिलेगी। भाइयों ने बहुत समझाया, बहुत डांटने की भी कोशिश की, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि हरियर काका नहीं मानने वाले हैं, तो एक दिन उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने भी वही रूप अपनाया जो महंत ने अपनाया था। उनको धमकाने लगे, हरियर काका को धमकाने लगे, उनके सामने हथियार दिखाए और कहा कि चुपचाप वे कागजों पर अंगूठे के निशान लगा दें, जायदाद के कागजों पर अंगूठे के निशान लगा दें, नहीं तो वे उन्हें मारकर वहीं पर गाड़ देंगे और गांव वालों को पता भी नहीं चलेगा कि उनके साथ क्या हुआ। अगर पहले वाली बात होती तो हरियर काका डर जाते। अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए तैयार हो जाता है। हरियर काका ने सोच लिया कि ये सब एक ही बार उन्हें मार दें, वह ठीक होगा। लेकिन अपनी जमीन लिखकर रमेसर की विधवा की तरह शेष जिंदगी वे घुट घुट कर मरे, ये ठीक नहीं होगा। रमेसर की विधवा को बहला फुसलाकर उसके हिस्से की जमीन रमेसर के भाइयों ने लिखवा ली। शुरू में तो उसका खूब आदर मान किया, लेकिन बुढ़ापे में उसे दोनों जून खाना देते उन्हें अखरने लगा। अंत में तो उसकी वह दुर्गति हुई कि गांव के लोग देखकर सिहर जाते। हरिहर काका को लगता है कि अगर रमेसर की विधवा ने अपनी जमीन नहीं लिखी होती तो अंत समय तक लोग उसके पांव पखारते होते। हरिहर काका गुस्से में खड़े हो गए और गरजते हुए कहा, मैं अकेला हूं, तुम सब इतने हो, ठीक है मुझे मार दो, मैं मर जाऊंगा, लेकिन जीते जी एक धूर जमीन भी तुम्हें नहीं लिखूंगा। तुम सब ठाकुर बाड़ी के महंत पुजारी से तनिक भी कम नहीं। देखते हैं कैसे नहीं लिखोगे, लिखना तो तुम्हें है ही, चाहे हंस के लिखो या रो के। चलिए अब इस गद्यांश को समझते हैं। हरिहर काका के भाइयों ने जब उन्हें धमकाया तो हरिहर काका डरे नहीं, क्योंकि वे इसी परिस्थिति से पहले भी गुजर चुके थे। महंत ने भी इनके साथ पहले यही सुलूक किया था, अब उनके भाई बिल्कुल वैसा ही सुलूक कर रहे थे। जब महंत ने हरिहर काका के साथ जबरदस्ती उनके अंगूठे के निशान लेने की कोशिश की थी, तब हरिहर काका डर गए थे। लेकिन अब स्थिति वही थी, लेकिन उनका डर चला गया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यदि उनके भाई उन्हें मार दें तो उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी और उनके दुख दर्द दूर हो जाएंगे। लेकिन जीते जी अब उन्होंने तय कर लिया था कि वो डरेंगे नहीं। तो वे अपनी जमीन किसी के नाम, जिंदगी के भय से अपनी जमीन किसी के नाम नहीं लिखने वाले। उन्हें रमेसर की विधवा की घटना याद आई। रमेसर की विधवा ने अपनी सारी जायदाद अपने पति के भाइयों के नाम लिख दी थी, लेकिन इसके बाद उनके पति के भाइयों ने उनकी ना तो देखभाल की, ना उन्हें खाना खिलाया पिलाया, और जिंदगी भर अपनी मृत्यु तक वे तड़पती ही रही। तो हरिहर काका ने तय किया था कि वे अपनी जिंदगी ऐसी गुजरने नहीं देंगे। हरिहर काका गुस्से में खड़े हो गए और उन्होंने कहा, अपने भाइयों से कहा कि मैं अकेला हूं, तुम इतने सारे हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम मार सकते हो, लेकिन मैं अपनी जायदाद तुम्हारे बेटों के नाम नहीं लिखूंगा। अब उनके भाइयों को भी गुस्सा आया, तो उन्होंने कहा हरिहर काका से कि वे लिखेंगे जरूर, यानी उन्हें लिखना ही पड़ेगा, चाहे वे हंस के लिखें या रो के लिखें। हरिहर काका के साथ उनके भाइयों की हाथापाई शुरू हो गई। हरिहर काका अब उस घर से निकलकर बाहर गांव में भाग जाना चाहते थे, लेकिन उनके भाइयों ने उन्हें मजबूती से पकड़ लिया था। प्रतिकार करने पर अब वे प्रहार भी करने लगे थे। अकेले हरिहर कई लोगों से जूझ सकने में असमर्थ थे। फलस्वरूप उन्होंने अपनी रक्षा के लिए खूब जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। अब भाइयों को चेत आया कि मुंह तो उन्हें पहले ही बंद कर देना चाहिए था। उन्होंने तत्क्षण उन्हें पटक उनके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया, लेकिन ऐसा करने से पहले ही काका की आवाज गांव में पहुंच गई थी। टोला पड़ोस के लोग दालान में जुटने लगे थे। ठाकुर बारी के पक्षधरों के माध्यम से तत्काल यह खबर महंत जी तक भी चली गई थी, लेकिन वहां उपस्थित हरिहर काका के परिवार और रिश्ते नाते के लोग गांव के लोगों को समझा देते कि अपने परिवार का निजी मामला है, इससे दूसरों को क्या मतलब। लेकिन महंत जी ने वह तत्परता और फुर्ती दिखाई जो काका के भाइयों ने भी नहीं दिखाई थी। वो पुलिस की जीप के साथ आ धमके। पुलिस आने के बाद निजी मामले का सवाल खत्म हो गया। घर तलाशी शुरू हुई। फिर हरिहर काका को उससे भी बदतर हालत में बरामद किया गया, जिस हालत में ठाकुर बारी से उन्हें बरामद किया गया था।
जब हरिहर काका ने अपनी जायदाद अपने भतीजों के नाम लिखने से मना कर दिया तो उनके भाइयों के साथ उनकी हाथापाई शुरू हो गई। अब हरिहर काका वहां से निकलकर गांव भाग जाना चाहते थे, लेकिन उनके भाइयों ने उन्हें पकड़ लिया। जोर जबरदस्ती से उनके अंगूठे के निशान लेने की कोशिश करने के कारण हरिहर काका चिल्लाने लगे। अब हरिहर काका की आवाज गांव तक पहुंच गई, पड़ोसियों में पहुंच गई। तब जाके उनके भाइयों को एहसास हुआ कि उन्होंने मुंह में कपड़ा ही नहीं ठूसा था। आवाज तो गांव तक पहुंच गई थी, उन्होंने कपड़ा भी ठूस दिया। अब तब तक गांव वहां पर आ चुका था। हरिहर काका के बाकी के परिवार वाले जो उनके साथ आए हुए थे, उन्होंने गांव वालों को कहकर ये बात कहकर टाल दिया कि ये घर का मामला था तो उन्हें दखल अंदाजी करने का कोई हक नहीं। लेकिन तब तक महंत भी वहां पर पहुंच चुके थे और महंत अकेले नहीं आए थे, पुलिस को लेकर आए थे। और जब उन्होंने घर खोलकर देखा तो हरिहर काका को ऐसी हालत में पाया, इतनी बुरी हालत में उनको वहां पर पाया जितनी बुरी हालत उनकी मंदिर में भी नहीं हुई थी। यानी उनके भाइयों ने उनके साथ महंत से भी बदतर सुलूक किया था। बंधन मुक्त होने और पुलिस की सुरक्षा पाने के बाद उन्होंने बताया कि उनके भाइयों ने उनके साथ बहुत जुल्म अत्याचार किया है, कि जबरन अनेक कागजों पर उनके अंगूठे के निशान लिए हैं, कि उन्हें खूब मारा पीटा है, कि उनकी कोई भी दुर्गति बाकी नहीं छोड़ी है, कि अगर और थोड़ी देर तक पुलिस नहीं आती तो वह उन्हें जान से मार देते। हरिहर काका के पीठ, माथे और पांव पर कई जगह जख्म के निशान उभर आए थे। वो बहुत घबराए हुए से लग रहे थे, कांप रहे थे। अचानक गिरकर बेहोश हो गए। मुंह पर पानी छींटकर उन्हें होश में लाया गया। भाई और भतीजे तो पुलिस आते ही चंपत हो गए थे। पुलिस की पकड़ में रिश्ते के 2 व्यक्ति आए। रिश्ते के शेष लोग भी फरार हो गए थे। हरिहर काका के साथ घटी घटनाओं में यह अब तक की सबसे अंतिम घटना है। इस घटना के बाद काका अपने परिवार से एकदम अलग रहने लगे हैं। उनकी सुरक्षा के लिए राइफलधारी पुलिस के 4 जवान मिले हैं। हालांकि इसके लिए उनके भाइयों और महंत की ओर से काफी प्रयास किए गए हैं। असल में भाइयों को चिंता थी कि हरिहर अकेले रहने लगेंगे, तब ठाकुरबाड़ी के महंत अपने लोगों के साथ आकर पुनः उन्हें ले भागेंगे। और यही चिंता महंत जी को भी थी कि हरिहर को अकेला और असुरक्षित पा उनके भाई पुनः उन्हें धर दबोचेंगे। इसलिए जब हरिहर काका ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस की मांग की, पुलिस ने जब हरिहर काका की हालत देखी तो जल्दी जल्दी उन्हें बंधन मुक्त किया गया। और हरिहर काका ने बताया कि उनके भाइयों ने उनके साथ कितना जुल्म किया है। अनेक कागजों पर उनके भाइयों ने हरिहर काका के अंगूठे के निशान ले लिए थे, उन्हें खूब मारा पीटा था। उनके पीठ, माथे, पांव सब जगह चोट लगी हुई थी। बहुत डर गए थे वो और अचानक बेहोश होकर गिर गए। उनके मुंह पर पानी की छींटें डाली गई और उन्हें होश में लाया गया। तब तक उनके भाई और भतीजे वहां से फरार हो चुके थे, भाग चुके थे। अब हरिहर काका के साथ जितनी भी घटनाएं घटी थी, उसमें ये सबसे आखिरी घटना थी, क्योंकि इसके बाद हरिहर काका ने अपना घर छोड़ दिया, अपने भाइयों का घर छोड़ दिया और अलग से रहने लगे। उनके साथ राइफल रखे हुए 4 पुलिस भी तैनात थे। अब हालांकि भाइयों ने और महंत ने बहुत कोशिश की कि हरिहर काका को अपनी तरफ बुला लिया जाए, लेकिन जब हरिहर काका अलग रहने लगे तो इसी भाई और इसी महंत ने उनके लिए सुरक्षा का इंतजाम किया। यानी नेपथ्य में रहकर हरिहर काका के साथ जो जवान थे, वो हरिहर काका के भाई और महंत ने ही उनका इंतजाम किया था, ताकि हरिहर काका की सुरक्षा की जाए, उनकी हिफाजत की जाए। वास्तव में हरिहर काका के भाइयों को डर था कि अगर हरिहर काका को अकेला छोड़ा जाए तो महंत उन्हें ले भागेंगे और उनकी जायदाद ले लेंगे। और महंत को यह डर था कि यदि हरिहर काका को अकेला छोड़ दिया जाए तो उनके भाई उन्हें ले भागेंगे, यानी उनकी जायदाद अपने नाम कर लेंगे। दोनों अपने अपने स्वार्थ के लिए ही हरिहर काका की हिफाजत कर रहे थे। जब हरिहर काका ने सुरक्षा के लिए पुलिस से मांग की, तब नेपथ्य में रहकर ही उनके भाइयों और महंत जी ने पैरवी लगा और पैसे खर्च कर उन्हें पूरी सहायता पहुंचाई। यह उनकी सहायता का ही परिणाम है कि एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए गांव में पुलिस के 4 जवान तैनात कर दिए गए हैं। जहां तक मैं समझता हूं, फिलहाल हरिहर काका पुलिस की सुरक्षा में रह जरूर रहे हैं, लेकिन वास्तविक सुरक्षा ठाकुरबाड़ी और अपने भाइयों की ओर से ही मिल रही है।
ठाकुर बाड़ी के साधु संत और काका के भाई इस बात के प्रति पूरी तरह सतर्क हैं कि उनमें से कोई या गांव का कोई अन्य हरिहर काका के साथ जोर जबरदस्ती ना कर पाए। साथ ही अपना सद्भाव और मधुर व्यवहार प्रकट कर पुनः उनका ध्यान अपनी ओर खींच लेने के लिए दोनों दल प्रयत्नशील हैं। गांव में एक नेताजी हैं। वो ना तो कोई नौकरी करते हैं और ना खेती गृहस्थी, फिर भी 12 महीने मौज उड़ाते रहते हैं। राजनीति की जादुई छड़ी उनके पास है। उनका ध्यान हरिहर काका की ओर जाता है। वो तत्काल गांव के कुछ विशिष्ट लोगों के साथ उनके पास पहुंचते हैं और ये प्रस्ताव रखते हैं कि उनकी जमीन में हरिहर उच्च विद्यालय नाम से एक हाई स्कूल खोला जाए। इससे उनका नाम अमर हो जाएगा, उनकी जमीन का सही उपयोग होगा और गांव के विकास के लिए एक स्कूल मिल जाएगा। लेकिन हरिहर काका के ऊपर तो अब कोई भी दूसरा रंग चढ़ने वाला नहीं था। नेताजी भी निराश होकर लौट आते हैं। हरिहर काका के साथ जो पुलिस तैनात थे, उनका खर्च तो हरिहर काका के भाई और महंत उठा रहे थे और उनकी कोशिश जारी थी कि किसी न किसी तरह बड़े प्यार से हरिहर काका से बात करके उन्हें अपनी तरफ खींच लिया जाए। यानी हरिहर काका के भाई भी इसी कोशिश में थे और महंत भी इसी कोशिश में थे। इस बीच वहां गांव में एक नेता के बारे में बताया गया है कि वो और कोई काम नहीं करते थे। तो अब वो हरिहर काका के पास आए। जब उन्होंने देखा कि हरिहर काका अलग रहने लगे हैं, तो वो हरिहर काका के पास आए और उन्होंने हरिहर काका से कहा कि हरिहर काका को अपनी जायदाद एक विद्यालय के नाम कर देनी चाहिए। यानी अपनी जायदाद से हरिहर उच्च विद्यालय नाम का एक विद्यालय खोलना चाहिए। अगर विद्यालय खोलकर बच्चों को पढ़ाएंगे तो उन्हें पुण्य मिलेगा। लेकिन अब हरिहर काका किसी चीज के लिए राजी नहीं थे। उन्होंने उस नेता को मना कर दिया। इन दिनों गांव के चर्चाओं के केंद्र हैं हरिहर काका। आंगन, खेत, खलिहान, अलाव, बगीचे, बरगद, हर जगह उनकी ही चर्चा। उनकी घटना की तरह विचारणीय और चर्चनीय कोई दूसरी घटना नहीं। गांव में आए दिन छोटी बड़ी घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन काका के प्रसंग के सामने उनका कोई अस्तित्व नहीं। गांव में जहां कहीं और जिन लोगों के बीच हरिहर काका की चर्चा छिड़ती है, तो फिर उसका कोई अंत नहीं। लोग तरह तरह की संभावनाएं व्यक्त करते हैं। राम जाने क्या होगा। दोनों ओर के लोगों ने अंगूठे के निशान ले लिए हैं, लेकिन हरिहर ने अपना बयान दर्ज कराया है कि वे दोनों लोगों में से किसी को अपनी जमीन का उत्तराधिकारी नहीं मानते हैं। दोनों ओर के लोगों ने जबरन उनके अंगूठे के निशान लिए हैं। इस स्थिति में उनके बाद उनकी जायदाद का हकदार कौन होगा? लोगों के बीच बहस छिड़ जाती। उत्तराधिकारी के कानून पर जो जितना जानता है, उससे 10 गुना अधिक उगल देता है। फिर भी कोई समाधान नहीं निकलता। रहस्य खत्म नहीं होता। आशंकाएं बनी ही रहती हैं। लेकिन लोग आशंकाओं को नजरअंदाज कर अपनी पक्षधरता शुरू कर देते हैं कि उत्तराधिकार ठाकुर बारी को मिलता तो ठीक रहता। दूसरी ओर के लोग कहते कि हरिहर के भाइयों को मिलता तो ज्यादा अच्छा रहता। लेखक आगे बताते हैं कि जब से हरिहर काका अलग रहने लगे थे, तब से हर एक व्यक्ति हरिहर काका की ही चर्चा करता था। आंगन, खेत, खलिहान, बगीचे, जहां पर भी दो चार लोग इकट्ठे खड़े होते, वहां पर हरिहर काका की ही चर्चा की जाती। हरिहर काका के बारे में ही लोग कुछ ना कुछ कहते रहते। अपनी निजी भावनाएं हरिहर काका के नाम थोप देते कि वो क्या सोचते हैं, हरिहर काका को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और वो क्या सोचते हैं कि हरिहर काका के साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा। लोगों का मानना था कि महंत ने भी हरिहर काका के अंगूठे के निशान ले लिए थे और भाइयों ने भी अंगूठे के निशान ले लिए थे। लेकिन काका ने दोनों के खिलाफ बयान दर्ज करवा दिए थे और अपनी जमीन का उत्तराधिकारी दोनों को नहीं मानते थे, क्योंकि दोनों ने जबरदस्ती उनके अंगूठे के निशान लिए थे। अब लोगों को इस बात की चिंता थी कि उनकी जायदाद का हकदार कौन होगा। उनके बीच बहस छिड़ जाती और जिसको जितना कानून आता वो उसके बारे में बताने की कोशिश करता। फिर भी किसी का कोई समाधान नहीं निकलता। लोग अपने अपने पक्ष से चर्चा करते थे, यानी अपनी बात अपने पक्ष के अनुसार रखते थे। कुछ लोगों का मानना था कि अभी भी वक्त है, हरिहर काका को अपनी जायदाद अपने भाइयों के नाम लिख देनी चाहिए, और कुछ का मानना था कि नहीं, हरिहर काका को अपनी जायदाद मंदिर के नाम ही लिखनी चाहिए तो अच्छा होगा। ठाकुर बारी के साधु संत और काका के भाइयों ने कब क्या कहा, यह खबर बिजली की तरह एक ही बार समूचे गांव में फैल जाती है।
खबर झूठी है कि सच्ची, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। जिसे खबर हाथ लगती है वो नमक मिर्च मिला उसे चटका कर आगे बढ़ा देता है। एक खबर आती है कि महंत जी और हरियर काका के भाई इस बात के लिए अफसोस कर रहे हैं कि अंगूठे के निशान लेने के बाद उन्होंने हरियर को खत्म क्यों नहीं कर दिया। बात ही आगे नहीं बढ़ती। एक दूसरी खबर आती है कि हरियर मरेंगे तो उन्हें अग्नि प्रदान करने के लिए ठाकुर बाड़ी के साधु संतों और काका के भाइयों के बीच काफी लड़ाई होगी। दोनों ओर से अग्नि प्रदान करने का निश्चय हो चुका है। इस संदर्भ में उनकी लाश हस्तगत करने के लिए खून की नदी बहेगी। एक तीसरी खबर आती है कि हरियर काका की मृत्यु के बाद उनकी जमीन पर कब्जा करने के लिए उनके भाई अभी से तैयारी कर रहे हैं। इलाके के मशहूर डाकू बुटन सिंह से उन लोगों ने बातचीत पक्की कर ली है। हरियर के 15 बीघे खेत में से 5 बीघे बुटन लेगा और दखल करा देगा। इससे पहले भी इस तरह के 2-3 मामले बुटन ने निपटाए हैं। पूरे इलाके में उसके नाम की तूती बोलती है। एक चौथी खबर आती है कि महंत जी ने निर्णय ले लिया है हरियर की मृत्यु के बाद देश के कोने कोने से साधुओं और नागाओं को वो बुलाएंगे। अब पूरा गांव इसी बात के लिए रुका रहता कि हरियर काका के बारे में कोई ना कोई खबर उन्हें मिलती रहे, चाहे वो महंत से हो या उनके भाइयों से, यानी हरियर काका के भाइयों से। खबर झूठी हो कि सच्ची, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। वो अफवाह ही रहती, लेकिन आग की तरह फैल जाती। अब हरियर काका के बारे में बहुत सारी खबर आती रही। एक खबर ये आए कि महंत और हरियर काका के भाई इस बात के लिए अफसोस कर रहे थे कि उनके अंगूठे के निशान लेकर उन्हें मार क्यों नहीं दिया, क्योंकि अगर उन्हें मार देते तो बात वहीं की वहीं खत्म हो जाती। दूसरी खबर आए कि हरियर काका और उनके भाइयों में हरियर काका को अग्नि प्रदान करने के लिए काफी लड़ाई होगी। अग्नि प्रदान मृत्यु के बाद की जाती है, लेकिन अभी उनके जीते जी ही उनकी मृत्यु का इंतजार किया जा रहा है। तीसरी खबर ये आती है कि हरियर काका के भाइयों ने मशहूर डाकू बुटन सिंह को अपने पास ले लिया है, ताकि हरिहर की मृत्यु के बाद वो उनकी जायदाद दिलवाने में मदद करे, और इसके लिए वो 15 बीघे खेत से 5 बीघे खेत अपने पास रख लेगा। अब चौथी खबर ये आती है कि महंत ने निर्णय किया है कि हरिहर की मृत्यु के बाद कोने कोने से वे साधुओं और नागाओं को बुलाएंगे, ताकि वो वहां पर आकर हरिहर काका की जायदाद हथियाने में उनकी मदद करें। रहस्यात्मक और भयावनी खबरों से गांव का आकाश आच्छादित हो गया है। दिन प्रतिदिन आतंक का माहौल गहराता जा रहा है। सबके मन में यह बात है कि हरिहर कोई अमृत पीकर तो आए हैं नहीं, एक न एक दिन उन्हें मरना ही है। फिर एक भयंकर तूफान की चपेट में यह गांव आ जाएगा। उस वक्त क्या होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये कोई छोटी लड़ाई नहीं, एक बड़ी लड़ाई है। जाने अनजाने पूरा गांव इसकी चपेट में आएगा ही। इसीलिए लोगों के अंदर भय भी है और प्रतीक्षा भी। एक ऐसी प्रतीक्षा जिसे झुठला कर भी उसके आगमन को टाला नहीं जा सकता। और हरियर काका, वो तो बिल्कुल मौन हो अपनी जिंदगी के शेष दिन काट रहे हैं। एक नौकर रख लिया है, वही उन्हें बनाता खिलाता है। उनके हिस्से की जमीन में जितनी फसल होती है, उससे अगर वो चाहते तो मौज की जिंदगी बिता सकते थे, लेकिन वो तो गूंगेपन का शिकार हो गए हैं। कोई बात कहो, कुछ पूछो, कोई जवाब नहीं। खुली आंखों से बराबर आकाश को निहारा करते हैं। सारे गांव के लोग उनके बारे में बहुत कुछ कहते सुनते हैं, लेकिन उनके पास अब कहने के लिए कोई बात नहीं। पुलिस के जवान हरियर काका के खर्चे पर ही खूब मौज मस्ती से रह रहे हैं। जिसका धन वह रहे उपास, खाने वाले करें विलास। अब तक जो नहीं खाया था, दोनों जून उसका भोग लगा रहे हैं। चलिए कहानी के अंतिम भाग की ओर चलते हैं। पूरे गांव में आतंक और भय और रहस्य का माहौल छाया हुआ था, क्योंकि हर एक व्यक्ति इस बात का इंतजार कर रहा था कि आखिर हरियर काका के साथ क्या होगा। क्योंकि हरियर काका अमर तो थे नहीं, एक ना एक दिन उनको तो मरना ही था, उनकी मृत्यु होगी ही, उनकी मृत्यु निश्चित थी। और उस दिन क्या होगा उस गांव में, यह सोचकर ही सब लोग भय से ठिठुर जाते। हरियर काका के साथ क्या हो रहा था, वो बेचारे तो एकदम चुप हो गए थे। उन्होंने खाना बनाने के लिए एक नौकर रख लिया था, जो उन्हें खिलाता पिलाता था। उनके पास काफी जमीन थी, वो आराम से जिंदगी गुजार सकते थे, लेकिन अब वे एकदम चुप हो गए थे। वे गूंगे हो गए थे।
कोई बात उनसे पूछे वो जवाब नहीं देते थे, बस खुली आंखों से आकाश को देखते रहते थे। यानी उनके दिल को बहुत गहरा सदमा पहुंचा था। अब पुलिस के जवान हरियर काका के खर्चे पर खूब मौज मस्ती कर रहे थे। जो उनके सुरक्षा के लिए उनके साथ थे, वो जवान और जो उनका खाना बना कर देता था, ये सारे उनके पैसे से मजे लूट रहे थे। हरियर काका तो बेचारे जीते जी ही एक मृत के समान थे। इस कहानी में सामाजिक विषमता की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है कि एक ऐसा व्यक्ति जो हंसता खेलता दूसरों के साथ हंसी खुशी जी रहा था, उसकी जिंदगी को पैसे ने बर्बाद कर दिया। यानी पैसों के लालच के कारण एक व्यक्ति की जिंदगी ही बर्बाद हो गई। आजकल लोग प्रेम और रिश्तों से ज्यादा पैसों को अहमियत देते हैं। रिश्तों का कोई मूल्य नहीं। धन है तो सब आपके अपने हैं, आपके पास धन ना हो तो कोई आपका अपना नहीं। चलिए अब संभावित प्रश्न देख लेते हैं। हरियर काका मंदिर में किस हालत में पाए गए? महंत से बचने के बाद हरियर काका की जिंदगी में क्या बदलाव आया? कैसे पता चलता है कि हरियर काका पहले से अधिक चतुर और ज्ञानी बन गए थे? हरियर काका के भाइयों ने उनके साथ कैसा सलूक किया? गांव में कौन कौन सी खबर बिजली की तरह फैल रही थी? हरियर काका के संभावित मृत्यु को लेकर गांव में कैसा माहौल छा गया था? प्रिय छात्रों, हरियर काका कहानी की समाप्ति हो चुकी है। काफी लंबी कहानी है, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश मैंने की है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। संभावित प्रश्न भी दिए हैं, आपके लिए उपयोगी होंगे। फिर भी कोई शंका, कोई संदेह हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब मैं विदा लेना चाहती हूँ। नमस्कार।